नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पढ़ा था और भी कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करे थे। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि चार्ज और मास में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो हालांकि मैं ये पहले लेक्चर में बताया हूँ, फिर से जिन्हें प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुने। चार्ज और मास में क्या क्या प्रॉब्लम है, बेसिक डिफरेंस जो है चार्ज और मास में, तो वो ये है। चार्ज और मास ये दोनों तो पार्टिकल का ही प्रॉपर्टी है, मास भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है और चार्ज भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक्चुअली ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और ये मास जो है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, हालांकि ये सब तो कॉमन चीजें हैं, बेसिक बात है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है और मास क्या है? ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। अच्छा, आप बताएं, क्या आपने नेगेटिव मास का नाम सुना है क्या कभी? मास नेगेटिव कभी भी आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो मास जो होता है ये क्या होता है? ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। और चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या इसमें डिफरेंस है? चार्ज जो है ये अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, आप लोग पढ़ चुके हैं, और रिपेल भी करते हैं। अगर सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, मतलब चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, लेकिन मास भाई साहब हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मास हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। भाई साहब इसमें जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मास के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर उसे कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो वो फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा भाई, और क्या क्या अंतर है? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, वो हम लोग जानते हैं क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? G M1 M2 बाई R स्क्वायर, जहां पे R Q1 Q2 के बीच की दूरी है और यहाँ का R M1 M2 के बीच की दूरी है। इस G को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है कितना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे K का जो वैल्यू होता है हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ये तो सारा चीज आपको बता ही चुके हैं, कोई नया चीज तो है नहीं। अच्छा, और आपको हमने बताया है कि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये आपको बता चुके हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, और ये क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। और आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं, m इक्वल्स टू m नॉट
बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। याद कीजिए, ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। मास स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ, हालांकि ये जो मास है वो वेरी करता है जब स्पीड ऑफ पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो, लगभग लाइट के स्पीड के बराबर हो, उससे थोड़ा बहुत कम हो, तो ये मास वेरी करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, मास वेरी करता है, लेकिन चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है। रेस्ट में पार्टिकल है तो भी चार्ज उतना ही होगा। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा, कोई पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, तो भी चार्ज उसका वही होगा, सेम चार्ज होगा। चार्ज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। और क्या क्या चीज पढ़े थे? चार्ज जो है कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ, और ये नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, नॉट कंजर्व्ड। और इसका एग्जांपल क्या है, कैसे कंजर्व नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, E बराबर mc स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब कि चार्ज कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। वो चार्ज कभी भी घटे बढ़ नहीं सकता है, वो बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है उसी सिस्टम में। लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी मास में चेंज हो सकता है, लेकिन भैया चार्ज किसी भी चीज में चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हमने चार्ज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मास कंजर्व्ड है। ठीक है, हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मास भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन मास को एनर्जी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम लोग एनर्जी में या फिर किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा, और क्या क्या चीज है? एक और चीज आपने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है, वो जो टोटल चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल पे, वो कितना होता है? n इंटू ई के बराबर। जहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो आप लोग जानते हैं। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं होता है। कहीं पे भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि मास का क्वांटाइजेशन होता है, मास का क्वांटमीकरण होता है, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। होता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहां से, है ना? तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस है। अगर फिर भी आपको डाउट हो, फिर भी आपको दिक्कत हो, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितनी बार भी समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, आप इसे चाहे तो ऐसे नोट कर ले, या फिर अपने से इसमें कुछ लिखना चाहे जो हमने बोला वो आप लिख सकते हैं। बीच बीच में वीडियो को रोक के जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि यार मास्टर लिखवा नहीं रहा है, क्यों नहीं लिखवा रहा है? तो इसका रीजन सुन लीजिए। लिखवा तो मैं रहा हूं, बोल के लिखवा रहा हूं, अब बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। बोर्ड पे लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, और वैसे भी आप लोग ऑनलाइन या फिर मोबाइल से कितनी देर पढ़ना पसंद करते हैं, ये आप लोग को भी पता है। तो इसलिए कम समय लगे, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अगर आपका नोट्स आपके वर्ड्स में होगा, आपके अपने शब्दों में होगा, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वो आप एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए नोट्स आप अपने से बनाएं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और बाकी तो सारी चीजें मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है, आपको उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस स्क्रीन को पॉज कर करके रोक के आप चाहे तो
नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो जैसे जिस भी मीडियम में करना है कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्यों, आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ा वेक्टर फॉर्म पढ़ने का। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक चार्ज दे दिया यहाँ पे, चलिए मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पे दे दिया 2 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया -3 कूलम। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 0, -3 ऐसे। इसको दे दिया 1, कुछ भी 3, 2 लीजिए, ये दे दिया। बोला कि दोनों के बीच फोर्स निकालिए। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए बोल दिया। तो आपने बोला कि सर ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, और सबको क्या करते हैं, रूट में ले लेते हैं, आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। मान लीजिए कि इसमें से घटा लेते हैं, लो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ गया 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - -3 प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, यानी कि ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 10 35, रूट 35। क्या आपने बोला सर जो फोर्स होगा वो तो होगा सर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये भी बढ़िया। तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू सर रख दीजिए 2 कूलम, Q2 का वैल्यू रख दीजिए 3 बाई R स्क्वायर, इसका करोगे तो 35। ये तो आ गया आंसर, तो मैग्नीट्यूड निकला, अच्छी बात है। अब आपसे बोला जाए कि चलिए इसका डायरेक्शन बताइए, तो आप तो फिगर देख के बता दोगे कि सर इस पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और 2 कूलम पे जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा। तो ये इधर का मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में है। अगर हम ये वाला पॉइंट इधर बना देते तब तो आपका डायरेक्शन ऐसे हो जाता। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट बना के दिया हुआ है तो आप बता सकते हो, लेकिन पॉइंट बना के नहीं दिया हुआ तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग XYZ का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हम ऐसे बोल रहे हैं 2i कैप, सिर्फ ऐसे बोल दिए, तो ये मैग्नीट्यूड तो 2 है और ये डायरेक्शन किधर है, x के डायरेक्शन में। वैसे ही y के डायरेक्शन में जो होगा उसमें j कैप लगाते हैं, z के डायरेक्शन में जो होता है उसमें k कैप लगाते हैं। जो तीनों डायरेक्शन में जा रहा है XYZ तीनों आ जाता है। इसमें कैसे लिखेंगे XYZ, वो डायरेक्शन बताना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म का। कैसे वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करते हैं वो देखिए थोड़ा सा। तो आइए थोड़ा सा वेक्टर का हम लोग चर्चा करेंगे। पोजीशन वेक्टर एक टर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट x y z, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने डिवीजन में ये चर्चा नहीं किया है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस इतना समझ लोगे हो जाएगा। कैसे देखिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखेंगे। P का अगर पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं ना, P का स्थिति सदिश, तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और क्या लिखते हैं, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है P का। अच्छा भाई, अगर कुछ और रहता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपको हम कोऑर्डिनेट दे दे 2, 3, -4, लो इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो क्या है भाई,
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर लिखना हमें आता है, नहीं भी आता है तो सीख लिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ चलिए, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं। अब यार मान लो कि ऐसे जहां पे दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1, ठीक है, और इसका x2, y2, z2, ठीक है, और इस पॉइंट पे चार्ज सपोज कीजिए q1 है और इस पॉइंट पे q2 है, ठीक है। तो अगर हम लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, ठीक है, इसको हम R1 बोल देते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा सर? x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अच्छा, वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ठीक है, तो उसको हम R2 लिख देते हैं, ठीक है, R2 उसको हम लिखते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, अब जो हम लोग कूलम्स लॉ में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अगर बोला जाए कि ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, ठीक है, अगर हम दोनों के बीच का फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें तो R चाहिए, तो R लेंगे तो कौन सा होगा? ये R1 तो नहीं होगा, ये R2 भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच का दूरी ये, तो ये वेक्टर R वेक्टर, ये क्या हुआ? R वेक्टर, ठीक है। तो R वेक्टर बराबर क्या होगा सर? वो होता है R2 माइनस R1। R2 किसको लेंगे? जहां पे R वेक्टर का हेड होगा। ध्यान दे, हेड कहां पे है? यहां पे। हेड कहां पे है? यहां पे। तो R वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अच्छा, अगर हेड यहां पे होता, हेड अगर यहां पे होता तब क्या लिखते हैं? आर वेक्टर को तब लिखते हैं R1 माइनस R2। बात समझें, जहां पे हेड रहेगा, ठीक है, जहां पे हेड रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जहां पे टेल रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा? आर वेक्टर। अच्छा, तो कहां पे हेड रखना है, कहां पे टेल रखना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, ये पहचान में है, इसके लिए इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं R21, ठीक है, और R12। और ये ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिखें R21 बराबर माइनस R12 तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। अच्छा भाई, तो कूलम्स लॉ अगर हम लिखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड पढ़े हैं, ठीक है। अब सर हमें डायरेक्शन बताना है, तो याद करो यार, हम आपको डायरेक्शन के लिए बताए थे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर से गुना कर दें, किससे गुना करते हैं? यूनिट वेक्टर से, तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। तो ध्यान दीजिए भाई, अगर हमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है, R कैप। तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में भाई? R के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? R के डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए, तो
अब एफ को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं आर कैप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये हम लोग पढ़े कि ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई मॉड आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई मॉड आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बाई, यहाँ पे मॉड आर का क्या हो जाएगा, Q और क्या चीज, तो इसे हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब सुनिए, तो यार सर हम लोग आर वेक्टर को कौन सा यूज करेंगे, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो ध्यान से देखिए, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, उस पे हेड रखेंगे, है ना। मान लीजिए अगर Q2 पे फोर्स निकालना है Q1 की वजह से, तो हेड कहां पे रखेंगे, Q2 पे। अगर हमें फोर्स निकालना है Q1 पे, तो इस आर वेक्टर का हेड कहां पे रखेंगे, Q1 पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर वेक्टर का हेड कहां पे रखेंगे, इस बात को नोट में लिख लीजिएगा कि आर वेक्टर का हेड उस चार्ज पे रखेंगे जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, और टेल जिसके कारण निकालना है। तो बस एक बात ये लिख लीजिएगा कि आर वेक्टर का हेड हम उस चार्ज पे रखेंगे जहां पे हमें फोर्स निकालना है। अच्छा भाई, चलिए, तो इस बात को नोट में लिखेंगे। अच्छा, तो सर और क्या लिखेंगे, डायरेक्शन का थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो इस यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा। इसका मतलब कि अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो फोर्स आर के डायरेक्शन में होगा। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, दोनों में कोई एक नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट, यानी आर के अपोजिट। तो सर अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आर के ही डायरेक्शन में होगा, आर के ही दिशा में होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आर के अपोजिट होगा। तो सर इतना हम कहाँ से दिमाग लगाते फिरेंगे कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, फिर ऐसे कितनी बार सोचेंगे। तो आप ध्यान से देखें, अगर आर में हम नेगेटिव साइन लगा दे, आर में क्या लगा दे, नेगेटिव साइन, तो वो ऑलरेडी हो जाएगा किसके, आर के अपोजिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में जो Q1 Q2 का वैल्यू रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव है तो आर ही के डायरेक्शन में आया। अच्छा भाई, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव गुना हो गया कि क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से किस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ पे चिन्ह कौन सी का आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब फोर्स नेगेटिव आर के डायरेक्शन में है, तो वो ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाएगा, आपको कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो बस इतना बात नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, पहला बात कि कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 को यानी चार्जेज को साइन के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे, पहला बात। अच्छा, दूसरा बात आपको हम क्या बताएं कि आर वेक्टर का हेड कहां पे रखेंगे, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। और देखिए किताब में कैसे फॉर्मूला लिख देता है, आप जगह कम है थोड़ा सा, मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं। फॉर्मूला को कैसे लिख देता है, वही आर को क्या लिख देता है, R2 - R1। तो कैसे लिख देगा, फोर्स बराबर के Q1 Q2 और आर को ऐसे लिख देता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, ऐसे लिख देता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं आर बराबर तो वही R2 - R1। अच्छा, अब देखिए किसमें से किसको घटाएंगे, जिसपे फोर्स निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर में से उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, घटाएंगे जिसके कारण फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग दे दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ
इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो तो इसे नोट कीजिए। फिर एक सवाल करते हैं। आइए, बस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या ध्यान रखना है कि चार्ज को साइन के साथ रखना है और आर वेक्टर का हेड वहां पे रखना है जहां पे आपको फोर्स निकालना है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि Q1 यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे -3 कूलम है, इसका 2, -3, 1, 4, 2, -2 लीजिए। बोला कि फाइंड फोर्स ऑन -3 कूलम। क्या है भाई, -3 पे बोल रहा है तो आर वेक्टर का मेरा हेड कहाँ पे होगा, यहीं पे, ये आर वेक्टर हो गया। लो तो आर वेक्टर के लिए क्या करेंगे बोलिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 2 - 4 आई कैप प्लस -3 -2 जे कैप प्लस 1 -2 1 -2 +2 हो जाएगा के कैप। तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा -2 आई कैप -5 जे कैप और +3 के कैप। ये आर वेक्टर आ गया। अच्छा क्या करते, अगर 2 कूलम पे फोर्स निकालना होता तो क्या करते, इसमें से इसको घटाते, तब क्या लिखते, 4 - 2 आई कैप 2 -3 यानी कि 2 + 3 जे कैप और -2 -1 के कैप। बस कुछ नहीं होता, वो सब कुछ वही आता, साइन में अंतर आ जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे ही हो जाता। चलिए अब हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर का अगर मॉड निकाल दे तो कितना होगा बोलिए, √x² यानी कि -2² प्लस -5² प्लस 3²। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 4 + 25 + 9 29 और 9 38 आई थिंक, हाँ तो √38। अब क्या करना है भाई बोलिए, तो फोर्स बराबर हम जानते हैं K Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मॉड Q इंटू आर वेक्टर। तो K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। Q1 कितना है भाई, 2 कूलम इंटू -3 कूलम। ठीक है, 2 × -3 इंटू आर वेक्टर कितना है सर, आर वेक्टर तो ये है 2 आई कैप माइनस में -2 आई कैप -5 जे कैप +3 के कैप बाई इसका क्यूब, √38 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 38 यानी कि 38 √38। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी ये माइनस इसमें जाके इसको प्लस करेगा, इसको प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा, तो सॉल्व आप कर लेंगे। अच्छा यहां पे निकालने के लिए बोलता इस 2 कूलम पे, तो क्या करते, बस इसमें चेंज कर लेते। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही है और क्वेश्चन इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का है। क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर फास्ट हो तो स्क्रीन पॉज कर करके लिखेंगे। ठीक है, ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए 2, 1, 0 फुल स्टॉप। अनदर चार्ज -3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड at a point B 4, 2, -1 full stop. Calculate net force on a charge +5 microcoulomb placed at a point C -1, 3, 2। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 चार्ज है आपके पास, एक चार्ज पॉइंट A पे है +2 माइक्रोकूलम और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
2,1,0। दूसरा चार्ज बी पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,2,-1। ये है -3 माइक्रोकूलम। और तीसरा चार्ज है सी पे, जो है -1, 3, 2 पे, और इसका मैग्नीट्यूड है +5 माइक्रोकूलम। चलिए, ये सवाल हमें करना है, ध्यान से देखिए। फोर्स निकालना है हमें इस पे, फाइंड फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पे 3 चार्ज है, और हमें इस 2 चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा कूलम लॉ का। हाँ भाई, बिल्कुल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, पहले हम ए के कारण सी पे निकालते हैं, यानी कि इस +2 माइक्रोकूलम के कारण इस पे निकालते हैं। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, यानी कि इसको अगर हम कूलम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये कितना हो जाएगा? -3 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, RAC लिख लेते हैं। ठीक है, RAC। हमें किस पे फोर्स निकालना है? सी पे। तो ऑब्वियसली सी पे निकालना है, तो एरो किधर होगा? तीर किस पे होगा? यहाँ पे। तीर यहाँ पे होगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा बोलिए तो? चाहे तो फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए फिगर, इसको सिर्फ यहाँ से हटाइए, हम बी को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बी 4,2,-1। आप पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चलिए, तो ए के कारण निकालना है हमें सी पे। ए के कारण सी पे निकालना है, तो एरो जो होगा वो तो इधर ही होगा, लो। और इसके कारण निकालना है तो इसका भी एरो इधर ही होगा, सी। यानी ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, है ना। इसको हम F1 बोल देते हैं, इसको हम F2 बोल देते हैं। ठीक है, RAC, इसके कारण ये RAC हो गया, और ये हो गया RBC। चलिए, RAC के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, -1 -2 -3 I कैप, फिर से +3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 2J कैप। 2 में से 0 गया 2, यानी 2K कैप। अच्छा, इसका मॉड अगर निकालेंगे RAC का मॉड, तो कितना होगा सर? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 4 17। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 4 8 और 9 17, √17। और RBC लिखते हैं, तो क्या होगा सर? यहां से देखिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, -1 -4, यानी कि -5 I कैप, फिर 3 में से 2 जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1 प्लस J कैप, 2 में से -1 जाएगा तो जुड़ जाएगा +3K कैप। तो कितना हो जाएगा ये? अब मॉड निकालेंगे RBC का। मॉड कितना आएगा सर? 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 1 26, और इसका 9, 3 3 9, 26 और 9 35। ठीक है, 5 का 25 और 1 26 और 9, 26 10 36, एक कम है 35, √35। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करेंगे, है ना। कई बार होता है कि हड़बड़ में मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग को गड़बड़ नहीं करना है, आप लोग कैलकुलेशन खुद से करेंगे, बस प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम F1 निकालते हैं, है ना। इसके कारण F1 अगर निकालेंगे तो K यानी 9 × 10⁹ Q1 कितना है सर? 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू Q2 ये C पर, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 5
इंटू माइक्रोकुलम है 10⁻⁻6 और आर वेक्टर क्या जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर क्यूब होता है इंटू आर वेक्टर, तो आर वेक्टर लिखना है तो यहाँ पे आर ऐसे लिखेंगे यानी कि -3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, बाई √17 क्यूब, है ना, ये F1 है। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। F1 जो आएगा कितना आएगा, F1 बराबर यहां से देखिए 10⁻⁻12 और ये 9 है यानी कि -3 बच जाएगा, ठीक है। तो 9 बचे 45 इंटू 10⁻⁻3 और इधर से कितना -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई ये √17 क्यूब, है ना। √17 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका √17 क्यूब √17 का क्यूब 17 दे रहा है यार, तो मुझे भी पता है, हाँ 70.09 है ना, ठीक है। तो ये इतना आएगा और अब F2 निकाल लेते हैं। चलो भाई F2 के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है सर, Q1 रख दीजिए, ये रखिए -3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, R कितना है सर, R ये है -5 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, बाई R क्यूब यानी कि √35 का क्यूब, है ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, 9 × 45 और 2 से गुना करना छूट गया है ना आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कैलकुलेशन ध्यान से करना है ना। 9 × 18 × 90, यहाँ पे 45 नहीं होगा 90 होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा 90। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 6 -12 है और ये +9 है, -3 तो इसका भी बचेगा और ये गुना कर लेंगे 9 × 45 45 × 3 135, है ना, या फिर माइनस अंदर भेज देते हैं 135 लिखिए और माइनस जब उसमें भेजेंगे इंटू 10⁻³ तो बचेगा, ये माइनस जब इसमें जाएगा तो ये 5 को प्लस कर देगा 5i कैप -j कैप -3k कैप और बाई √35 का क्यूब, है ना, √35 का क्यूब ये 207.06, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें तो इस पे नेट फोर्स निकालना है दोनों के कारण, ये वाला फोर्स जो आया F1 वो इस चार्ज के कारण आया और F2 जो आया इसके कारण आया। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले दो फोर्स पता होता था, इसके बीच का एंगल पता होता था, वेक्टर की तरह जोड़ देते थे। तो अब तो यहाँ पे एंगल नहीं पता है लेकिन आई जे के फॉर्म में पता है, तब तो और आसान है, बस दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो अगर हम F लिखना चाहते हैं नेट है तो क्या करेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है।
जोड़ देंगे, जो भी आएगा इस दोनों को जोड़ के वो आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे तो जोड़ सकते हैं, लीजिए। कर लेंगे यार, जोड़ लेंगे, जोड़ने तो सबको आता है। चलो फिर भी बोलोगे कि जोड़ के नहीं दे रहे हैं, तो जगह भी थोड़ा सा कम है, चलिए मैं इधर मिटा देता हूँ, इधर मिटा के करता हूँ। कैसे होगा जोड़ना, आप सबको आता है। फिर भी f1 प्लस f2 में जोड़ना है, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, है ना। चलिए कुछ दोनों में कॉमन कॉमन कॉमन, 10 का पावर -3 तो कॉमन आ ही जाएगा। उधर 90 है, इधर 135 है, तो 45 कॉमन कर लें तो काम चल जाएगा। और इधर 207 है, 70 207, 70 207 नहीं हो। ऐसा करते हैं, इस 207 को लगभग लगभग 210 मान लेते हैं, है ना, लगभग में। तो ये कितना हो जाएगा, और इसको बस 70 मानते हैं, है ना, कॉमन हो जाएगा आसानी से। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 135 इंटू 10 टू द पावर -3, इधर नीचे ही लिख लो यार, क्या जाता है, इसको भी मिटा दीजिए, बराबर 135 लगभग लगभग हम लोग कर रहे हैं 10 का पावर -3, 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप बाई 207 को लगभग में हम लोग 210 मान लिए, इसको पॉइंट हटा दे दीजिए 70। अब दोनों में कॉमन कर लेते हैं, f1 प्लस f2 निकालना है, f वेक्टर बराबर f1 प्लस f2। तो क्या करेंगे सर, बोलिए। उधर से हम लोग कॉमन करते हैं 45, ऊपर से 45 इंटू 10 का पावर -3 बाई नीचे 70 कर लेते हैं, 70 कर लेंगे कॉमन, तो कितना बच जाएगा, इधर 45 2 बच जाएगा, 45 गुना 90, है ना, 2, तो 2 से सब में गुना हो जाएगा, 70 तो कॉमन हो ही चुका है, 45 गुना 90, 45 कॉमन किए हैं, तो 90 में से 45 कॉमन हो तो 2 बचा, 2 से सब में गुना होगा, तो कितना होगा, 2 तिया 6 माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा इधर 45 कॉमन कर लिए हैं, तो 45 तिया 135 होता है, यानी 3 से इसमें गुना होगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5j कैप, और 300 होगा तो 15, नहीं 3 3 9 माइनस 9k कैप, और 22 में बटा में भी बच जाएगा, क्योंकि 70 कॉमन किए तो 3 बच जाएगा, 3 7 3 21। आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुना 10 का पावर -3 बाई 70, और इससे तो ये 3 से कटाओगे तो 5 3 15, आइए 6, इसको काट के डायरेक्ट लिखते हैं ना, 3 से कटाएंगे तो 5 3 15, 3 पचे 15, तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5/3, और यहाँ पे 3 3 9, 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 6 -6 है प्लस 5 है, तो कितना आएगा, -i कैप, और यहाँ पे प्लस 4 है, और ये 5/3 है, 5/3, यानी 4 माइनस 5/3, 4 3 12 माइनस 5, 12 में माइनस 5 गया तो 7, 7/3 प्लस 7/3 जे कैप, और ये 4 में से 3 गया, 1 बचा, प्लस के कैप हो गया, यही आंसर है, कितना न्यूटन फोर्स, आई जे के फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं वेक्टर फॉर्म का यूज, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। और ऐसे सवाल को जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए रहे हैं, हमको उन्हें कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से करना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, और ऐसे ही करना है, पूछता है बोर्ड में भी पूछ देता है ऐसे सवाल, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे भी हड़बड़ी में थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, और दूसरी बात यह है कि आप लोग तो सामने है नहीं, कैमरा है, तो कैमरा को कैसे समझाएं,
तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक करके करेंगे, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए, प्रोसेस यही है। और कुछ कुछ बढ़िया सवाल आपको मैं करवाता हूँ। तो देख रहे हैं कि जैसे ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आ रहा है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से, है ना। और इसका मतलब एक्स वाई जेड आ रहा है यानी कि 3D में जा रहा है। तो जैसे सवाल 3D में है ना, तो हमें कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करना है। आइए एक दो और अच्छे सवाल हम लोग करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड मतलब घन, ऐसे समझिएगा अच्छे से, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ऐसे और सारे वर्टेक्स पे, सारे कोन पे, सारे कोने पे, कोन पे नहीं, क्यू 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 चार्ज हमने रख दिया और साइड इसका ए है ना, क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड यानी कि घन, ठीक। और साइड इसका ए है और आपको बोला कि किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, है ना, ऐसा सवाल बोल दिया। हालांकि वो सवाल में आपको बता देगा कि इस चार्ज पे निकालिए, तो ऐसे करना है ना। अब मान लीजिए कि हमें इस चार्ज पे निकलना है, इसका नाम दे देते हैं कुछ कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आपसे बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज, है ना, पांचवें चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, क्लियर है। तो आप क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद में फिर हम आंसर करते हैं। चलिए आंसर का फिगर आप लोग अलग बनाएंगे, है ना। तो देखिए जब 3D में सवाल आ जाए ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ओरिजिन मानेंगे और सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख के और तब सवाल को करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन खुद से मानना है जो कन्वीनियंट हो। तो आप सोचो आप किसको ओरिजिन मानोगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके समझ में आएगा कि अगर हम इसे ओरिजिन ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो उसे ही हम लोग ओरिजिन लेंगे। डिस्टर्बेंस तो यहाँ पे है, बहुत डिस्टर्बेंस है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है और किसी भी तरह बोर्ड जुगाड़ हुआ फिर भी गांव में हल्ला उर्दंग होते रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मैनेज कर लेना है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 0, 0, 0। आइए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट 4 नंबर एक्स एक्सिस पे है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ कितना है, a, 0, 0। वैसे ही ये वाला y पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, a, 0। वैसे ही ये z पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 है। z पे 0, 0, a, क्योंकि साइड a है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये वाला देखिए आप ध्यान से, तो ये xz प्लेन में है यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, xz प्लेन में है तो यानी कि a, 0, a। वैसे ही इसको देखिए ये वाला पॉइंट yx प्लेन में, xy प्लेन में, तो xy कोऑर्डिनेट होगा z0 होगा यानी कि a, 0। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट इस प्लेन में है, yz प्लेन में, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, y होगा a, z होगा। और इसका देखिए ये तीनों में है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, हमें फोर्स किस पे निकालना है, 5 पे। यानी जो हम r वेक्टर लेंगे उसका हेड कहाँ पे होगा, 5 पे। यानी कि सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट उस 5 वाले में से हमें घटाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इस 1 के लिए अगर हम निकालें r1 तो r1 कितना होगा भाई, फर्स्ट कितना है, ये वाला को फर्स्ट माने हैं हम लोग, है ना। तो इस a में से 0 घटाएंगे, सबको घटाएंगे, a में से 0 घटेगा, a बचेगा।
तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है। ये रहा। वैसे दूसरे में से R2 करते हैं। R2 करेंगे तो क्या होगा बोलिए तो R1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, R2 देखिए ध्यान से, R2 इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 वाला ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे, ए में से 0 जाएगा, ए आई कैप, ए में से 0 गया, फिर से ए जे कैप, और ए में से ए जाएगा 0, है ना। वैसे R3 निकालिए, तो इस 5 में से 3 वाले को घटाएंगे, ए में से ए जाएगा 0 और ए में से 0 जाएगा ए, यानी कि वाई वाला बच रहा है, इसलिए ए जे कैप, फिर से के वाला भी कैंसिल आउट, ठीक है। R4 देखिए, इसमें से फिर से 4 वाले को घटाएंगे, ए में से ए जाएगा 0, बाकी दोनों बच जाएगा, यानी जे और के बच जाएंगे, ए जे कैप प्लस ए के कैप। वैसे R5 निकालेंगे, तो R5 कैसे निकालेंगे, R5 5 पे तो फोर्स निकालना है, तो R5 नहीं निकालेंगे, खुद पे फोर्स थोड़ी लगेगा। R6 कहाँ गया भाई, इसमें से इसको घटाएंगे, ए में से ए गया 0, इस ए में से ए गया 0, ए में से 0 गया ए, यानी ए के कैप। और आइए R7 इसमें से इसको घटाएंगे, ए में से 0 गया ए आई कैप, इससे ही गया तो 0, वाई वाला 0 है, और जेड वाला फिर ए में से 0 गया के कैप प्लस ए के कैप। और देखिए R8 इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए ए में से 0 गया ए, फिर ये दोनों 0 आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा, आई कैप बच जाएगा, है ना, ए आई कैप, ठीक है। तो हमने सारा का R निकाल लिया, है ना। अब वैसे ही हमें क्या निकालना है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F5 नहीं निकलेगा यार, F6 F7 F8, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले F1 के कारण, तो K Q1 Q2 दोनों Q है, तो Q स्क्वायर बाई इंटू R वेक्टर, तो R1 लिखेंगे ए आई कैप, ए जे कैप और ए के कैप, यानी कि ए कॉमन अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, बाई आर वेक्टर का मॉड। तो आर वेक्टर का मॉड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर का रूट क्यूब, ठीक है। इसका आर वेक्टर कितना होगा, यानी अगर हम करेंगे तो √3a, इसका R1 का मॉड जो होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, उसका रूट यानी कि √3a, यानी √3a, है ना। तो √3a का क्यूब, तो देखिए ध्यान से, √3a का क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब यानी कि √3 कितना आएगा, 3√3, और क्या आएगा a क्यूब, तो a क्यूब है तो इससे कटेगा, ये a हट जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं इसी में मिटा के लिख रहा हूँ, a कैसे a कटेगा, क्या बचेगा a स्क्वायर, है ना। फिर भी आप कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर करेंगे। F2 फिर से वही K Q1 Q2 तो Q स्क्वायर ही है, बाई R2 कितना है सर, R2 ए आई कैप ए जे कैप, तो a फिर से कॉमन होगा, आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे इसका R2 का मॉड देखिए, R2 का मॉड कितना होगा बोले तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, इसका रूट यानी कि √2a, अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 और a क्यूब, एक a से a कटेगा a स्क्वायर, है ना। F3 वैसे निकालेंगे, F3 क्या होगा, KQ स्क्वायर
और R3 कहाँ है, ए जे कैप बाई, इसका तो मॉड ही ए ही है, तो सीधे क्या होगा ए क्यूब, एक ऐसे एक कटेगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये हट जाएगा, यानी कितना जे कैप। वैसे ही R4 के क्यूब स्क्वायर, चौथा कहाँ है ए कॉमन हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप बाई ये कितना है फिर से इसका मॉड √2a होगा, √2a होगा तो √2 यानी इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 और ए क्यूब इससे कटेगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, है ना। अब F6 निकालेंगे तो फिर वही के क्यूब स्क्वायर बाई 6 वाला कितना है ए के, इसका मॉड ए ही आएगा तो ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब फिर से कटेगा क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये F6 आया। F7 कितना आएगा के क्यूब स्क्वायर और 7 वाला कितना है ए कॉमन हो जाएगा, फिर से आई कैप प्लस के कैप, इसका मॉड फिर से √2a होगा तो कितना होगा 2√2 ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब फिर से करके कितना हो जाएगा ए स्क्वायर नीचे बच जाएगा। F8 इधर लिख लेते हैं, F8 कितना हो जाएगा, हाँ F8 हो जाएगा, कहाँ गया ये, तो के क्यू स्क्वायर ए आई कैप बाई ए ही मॉड है इसका यानी ए क्यूब, इससे कटेगा ए स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो ये आठों निकल गया। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नेट फोर्स F बराबर क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8। फिगर में मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज करके बना लेंगे, इसके बाद में मैं जोड़ रहा हूँ सबको। बाकी आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, है ना। F वेक्टर बराबर क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8। आप ध्यान से देखें तो कॉमन होने वाला जो चीज है वो है सब में कॉमन, वो है के क्यू स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर। और बाकी जोड़ लेंगे यार, सब जोड़ लेंगे। यहाँ से आई वाला देखिए, पहले में कितना, पहला मिट्टी गया इधर, नहीं F1 है ना यहाँ पे, तो इधर से जोड़ लेंगे यार सबको लिख के, और जो भी आएगा जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए करेंगे तो कितना 3√3 वाला को पहले लेते हैं, 3√3 आई कैप यहाँ पे है और कहाँ पे है, और कहीं नहीं है, सबको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, जोड़ लेंगे, है ना। रहने दीजिए, आप लोग के पास कॉपी में पेज है, वहां से आप सबको जोड़ के लिख लेंगे। मतलब प्रोसीजर यही है नेट फोर्स निकालने का, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इसको नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। एक स्क्वायर पिरामिड है ना, ऐसे है ना, इस तरह से स्क्वायर पिरामिड है ना। आप लोग देखे होंगे मंदिर का गुंबद जो होता है इस तरह, इसका साइड जो है वो मान लीजिए √2a है ना, और सब पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है ना, और इसका साइड √2a है, और यहां से ये टॉप से यहां तक का, ठीक है, स्क्वायर के प्लेन से जो डिस्टेंस है वो a है। आपको यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, मतलब जो वर्टेक्स पे, जो शीर्ष पे ऊपर वाले पे जो रखा हुआ है
ये नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो आपको फिफ्थ चार्ज पे फोर्स निकालना है ना। सेम ऐसे ही करेंगे, देखिए ध्यान से। ओरिजिन ले लेते हैं, तो ओरिजिन हम इसको लेते हैं, इस बीच वाले को ओरिजिन लेते हैं है ना, और इसको ऐसे रख देते हैं। तो जब इस तरह से लेंगे ओरिजिन पे, तो आप देखिए कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे लेते हैं स्क्वायर को, ठीक है। इसको हमने ऐसे रख दिया, तो ये किधर आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि पांचवा किधर आ जाएगा, जेड के तरफ आ जाएगा, ठीक है, जेड के तरफ। और कितना डिस्टेंस होगा इसका, ए, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ए के कैप होगा। अच्छा, इसका देखिए जब इस तरह से हमने रख दिया, यहाँ पे ओरिजिन, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया, तो आप ध्यान से देखिए ये वाला किधर आएगा, एक्स डायरेक्शन में है, और ये किधर है, वाई डायरेक्शन में। अब देखिए ध्यान से, चूंकि ये वाला साइड कितना है, a√2, तो इसका मतलब ये भी a होगा और ये भी a होगा, सारा का सारा ये साइड, ये वाला साइड कितना होगा, a, ये भी a और ये भी a। ध्यान से देखें, तो इसका x में कोऑर्डिनेट कितना है, a, तो a, इसका कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, a, 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो z में है ना, तो 0, 0, a। इसका a, 0, 0। यहाँ वाले का ये y में है, तो 0, a, 0। ये देखिए नेगेटिव x में है, तो -a, 0, 0। और ये y में है, तो क्या होगा 0, -a, 0। हमें फोर्स किस पे निकालना है, इस पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, ये मान लो 1 2 3 4, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 निकाल लेंगे। क्योंकि 5 पे हमें फोर्स निकालना है, तो 5 क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, वहां पे हेड रखेंगे। तो R1 वेक्टर अगर हम लिखते हैं, तो R1 वेक्टर कहाँ पे होगा, कितना होगा बोलिए तो, 0 -0 0 0 -a, यानी कि -a j कैप, और a में से 0 गया a, प्लस a k कैप। वैसे R2 लिखेंगे, तो इसमें से दो वाले को घटाएंगे, 0 माइनस a, यानी कि a i कैप। 0 में से 0 गया 0, j वाला 0, और a में से 0 गया a, यानी कि a k कैप। और देखिए R3 अगर लिखते हैं, तो R3 कितना है, इसमें से इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से -a गया a, तो a j कैप, और a में से 0 गया a k कैप। और R4 लिखेंगे, तो इसमें से चौथे को घटाएंगे, 0 में से गया -a i कैप, 0 में से 0 गया 0, और a में से 0 गया a, प्लस a k, ठीक है। और सारा का सारा चार्ज क्या है, Q है ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो अगर हम F1 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, F1 क्या होगा, K Q1 Q2, K Q1 Q2 Q ही है, तो Q स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर कितना है, a j कैप प्लस a k कैप। तो a कॉमन कर लें, तो -j प्लस k, और इसका मॉड कितना होगा, √2a, और √2a का क्यूब करेंगे, तो 2√2a क्यूब, यानी 2√2a क्यूब। इस a से a कटेगा, नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर। वैसे F2 k क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a कॉमन फिर से हो जाएगा, R2 i कैप प्लस k कैप बाई 2√2 a क्यूब, फिर से कटेगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर। वैसे F3 लिखेंगे, कितना होगा, k क्यू स्क्वायर, R3 वेक्टर, a कॉमन कर लेंगे, कितना, j कैप प्लस k कैप बाई 2√2 a क्यूब, इस a से कटेगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर। और F4 कितना भाई, के क्यू स्क्वायर, ए फिर से कॉमन, यहां से क्या आएगा, -i
प्लस के कैप बाई 2√2 ए क्यूब, ए कैसे कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये इतना है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो F नेट जो होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। जोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए, सब में कॉमन है, के क्यू स्क्वायर बाई 2√2 कॉमन है। देखिए यहां से क्या होगा, माइनस जे और इसमें जे नहीं है, प्लस जे, माइनस जे प्लस जे 0, और इसमें भी नहीं है 0, तो जे वाला टर्म तो 0। अच्छा आई वाला देखिए, इसमें आई नहीं है, इसमें आई है, इसमें आई, इसमें भी आई नहीं है, इसमें माइनस आई, तो आई माइनस आई ये भी खत्म। के वाला देखिए, इसमें प्लस के और प्लस के 2 और प्लस के 3 के और प्लस के 4 के, तो टोटल कितना है 4 के इंटू 4 के कैप। ये 2 से 2 कटा तो कितना बचेगा 2, और ये √2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा कितना √2 के क्यू स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, के कैप, यानी कि जो वर्टेक्स था ये वाला आपका इस तरह से जो था, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। क्योंकि आप ऐसे भी सोचते सारा फोर्स इधर वाला कंपोनेंट साइड वाला कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला, है ना। तो इस तरह से हम लोग सवाल कर सकते हैं, तो इसे नोट करिए। ये है कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म के अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ मीडियम में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए, इसका हिंदी होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, अगर वास्तव में पूछे तो आप लोग ये पढ़ चुके हो, है ना, बस समझ लेना है क्या चीज है। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3, पहले 3 ही में समझिए। बोला कि आप Q3 पे, एक सिस्टम है आपके पास, और बोला कि आप Q3 पे फोर्स निकालिए। ठीक है, तो Q3 पे फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, Q3 पे Q1 के द्वारा फोर्स निकालेंगे, फिर Q2 के द्वारा फोर्स निकालेंगे, और दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर लेंगे। क्या ये काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं? जी बिल्कुल पहले से करते आ रहे हैं। और अभी जो वेक्टर फॉर्म वाले सवाल किए उसमें भी तो वही किए हम लोग। तो ये काम हम लोग पहले से कर रहे हैं, बस नाम नहीं जानते थे। तो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए बहुत सारे चार्जेज हैं Qn, ठीक है, और इस एक यहाँ पे Q है, और बोला कि इस Q पे सारे चार्जेस के कारण फोर्स निकालेगा। तो Q1 के कारण इधर, Q2 के कारण इधर, Q3 के कारण इधर, उस तरह से टोटल चार्ज है Qn के कारण इधर। तो देखिए ये वाला फोर्स F1, F2, F3 डॉट 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 जो है Fn। तो टोटल फोर्स इस Q पे जो लग रहा है वो F1, F2, F3, F4, Fn। तो जो Fnet होगा, ठीक है, वो क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। क्या किसी भी एक चार्ज पे किसी पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस के द्वारा फोर्स निकालना है, तो क्या सारे चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो क्या उस दिए गए चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
states that the net force on a given charge is equal to the vector sum of superposition principle states that the net force on a given charge, ऐसे लिखिए, given charge by a system of charges is equal to the vector sum of all the forces applied by the charges of the given system. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अप्लाइड बाय द चार्जेज ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, क्या बोला कि अगर किसी एक चार्ज पे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हमें फोर्स निकालना है तो वो फोर्स सिस्टम के दिए गए सिस्टम के सारे चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगा वो सारे फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा, है ना। तो आप हिंदी में ये लिख लीजिएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी दिए गए निकाय, सिस्टम का हिंदी होता है निकाय, निकाय के द्वारा एक दिए गए आवेश पर लगने वाला बल दिए गए निकाय के सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिखें, क्योंकि दोबारा बोलूंगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा, इधर उधर गलत हो जाएगा, है ना। तो आप स्क्रीन पॉज कर करके इसे लिख लेंगे, है ना। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन मीडियम, है ना। अभी तक जो हम लोग कूलम फोर्स निकालते थे वो हम लोग वैक्यूम में निकालते थे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का जो वैल्यू लेते थे 9 × 10⁹ वो वैक्यूम में होता था, जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। अब हम लोग मीडियम में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।